अस्सलाम वालेकुम मेरे सालों से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। फैजाबाद धरना रिपोर्ट पर अमल दरामद कौन कराएगा, बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। फैजाबाद धरना रिपोर्ट को शाया हुए 4 साल बीत गए। 2019 में जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ने फैजाबाद धरना रिपोर्ट मुरतब की थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से लेके आज तक कोई भी हुकूमत फैजाबाद धरना अमल दरामद रिपोर्ट पर अमल नहीं करा सकी। यानी अमल दरामद एक बहुत बड़ा सवाल है कोई माई का लाल जो फैजाबाद धरना रिपोर्ट पर अमल दरामद करा सके? यही सवाल आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा है और हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को यानी हुकूमती तहकीकात को रद्दी की ठोकरी में फेंक दिया है, मुस्तरद कर दिया है। अब जस्टिस काजी फायज ईसा किस मिशन पे है? सच कहूं तो एस्टैब्लिशमेंट भी सर पकड़ के बैठी हुई है। यानी एस्टैब्लिशमेंट और जस्टिस काजी फायज ईसा की लाइनों लेंथ भी जरा मिसमैच्ड दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जस्टिस काजी फायज ईसा एस्टैब्लिशमेंट की तवक्कुआत पर भी पूरा नहीं उतर रहे। मैं क्या कह रहा हूं जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज फैजाबाद जो जस्टिस काजी फायज ईसा की फैजाबाद रिपोर्ट थी उस पर नजर सानी दरखास्तें आई हुई थी। नजर सानी दरखास्तों के हवाले से समात मुकर्रर थी। उस समात में जाहिर है आपको पता है तमाम फरीकैन ने नजर सानी दरखास्तें वापस लेने का कहा है, बशमूल हुकूमत वक्त अटॉर्नी जनरल की वसातत से उन्होंने भी दरखास्त वापस लेने का कहा। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा लगता नहीं है कि आसानी से जान छोड़ेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर नजर सानी दरखास्तें वापस ले ली जाए तो फिर अमल दरामद एक बहुत बड़ा मसला है। फिर अमल दरामद जो है इस रिपोर्ट के ऊपर कराया जाए, और अगर अमल दरामद वो मांग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, जो उस वक्त की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उसके एहलकार हैं जो इस सारे घिनौने धंधे के अंदर शामिल थे, उनको एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। और फिर हुकूमत जो एहतसाब करेगी, हुकूमत के एहतसाब या हुकूमत की बनाई गई कमेटी के ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा को एतबार कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ या उस वक्त के रियासती एहलकारों या वजारत दिफा की वसातत से जो उन्होंने कहा वो दिफाई एहलकारों का एहतसाब कैसे कर सकती है। हुकूमत के तो पर जलते हैं और TORs के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आज हुए हैं। किस्सा मुख्तसर ये है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। आज की समात आप सब लोगों ने देखी होगी, उसकी प्रोसीडिंग्स भी आपकी नजर से गुजरी होगी, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। अबसार आलम ने जो ऑब्जर्वेशन पेश की हैं जिसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त क्योंकि वो चेयरमैन पैमरा थे कि पैमरा को रोका गया नशरियात बंद करने से, कुछ चैनल्स को कंटोनमेंट के एरिया के अंदर बंद किया गया, उसमें कौन कौन शामिल था। अब इसमें बहुत सारे पर्दानशी हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की घिनौनी हरकत सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू और एहलकार ये करते रहे हैं। वंस फॉर ऑल इसको बंद होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि करेगा कौन? सवाल तो यह कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्या हुकूमत की भी इतनी जसारत कर सकती है, जुरत कर सकती है? हुकूमत के तो अपने पर जलते हैं। अब बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि अमल दरामद कराएगा कौन? इसीलिए तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आज उठा के मुस्तरद कर दिया है। आज तो जस्टिस काजी फायज ने ताहिरुल कादरी से लेके एजाजुल हक तक सब लोगों को बख्शा नहीं है। एजाजुल हक के वाले साहब को नहीं बख्शा, कि वो उनको वो कहते हैं मैं सदर मानता ही नहीं। वो एक साबिक आर्मी चीफ जरूर थे, सदर नहीं थे, वो गैर आईनी तौर पर जो है वो सदर बने थे। जाहिर आइन को रोंद के कोई भी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आता है। ताहिरुल कादरी से मुतल्लिक कि कैसे कनेडियन शहरी आके यहाँ पे कोई धरना दे सकता है, कि पाकिस्तानी शहरी सोच सकता है कि कनाडा में जाके धरना दे, तो छोड़ा किसी को भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल से भी कहा कि आपकी तहकीकात भी फारग है, और वकला के साथ जो मुकालमा हुआ उसमें भी अच्छी खासी सरजनिश होती रही, और यूं उन्होंने बिल्कुल टाई टाई फिश कर दिया है। अब मामला यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा खुद उसी इस्टेब्लिशमेंट के डसे हुए हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था तो उस वक्त DGISI जनरल फैज हमीद थे। जिस वक्त ये धरना हुआ तहरीक लब्बैक को बिठाया गया तो DGC जनरल फैज हमीद थे। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि किस तरह सिविल वर्दियों के अंदर मौजूद लोगों ने, सिविल कपड़ों में लोगों में पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, और फैज हमीद का जो किरदार था, जो गंदा किरदार था, वो सबको पता है। अब अगर तो जस्टिस काजी फायज ईसा वाकई फैज हमीद के खिलाफ ये और जो जो लोग उसमें मुलव्विस थे उनके खिलाफ वाकई तहकीकात चाहते हैं और उनको एहतसाब के कटहरे में लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो ये है, अगर एस्टैब्लिशमेंट सेम पेज पे है कि एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि उनके अपने जो साबिका DGISI है उसका एहतसाब हो और उनके अपने लोगों के बारे में पूछगछ की जाए, फिर तो इदारे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उनको ये कहें कि हम न्यूट्रल हो गए हैं या पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं चाहते। लेकिन अगर तो वजारत दिफा दरखास्त वापस ले रही है, मामले को गोल करना चाहती है, वो नहीं चाहते कि ये सारे का सारा मामला कहीं हमारे इदारों के इर्द गिर्द घूमे, तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा इस्टेब्लिशमेंट की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे। दो ही डायमेंशन हो सकती हैं, या तो इस्टेब्लिशमेंट की तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट खुद ऑन बोर्ड है कि फैज हमीद से जरा पूछें बुला के, उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो वैसे रहील शरीफ थे, अगर तो वो ये ऑन बोर्ड है तो फिर तो इसका मतलब है कि वो फैज हमीद की मंजी पीढ़ी ठुकने वाली है। लेकिन अगर वो ऑन बोर्ड नहीं है तो इसका मतलब जस्टिस काजी फायज ईसा पटड़ी से उतर रहे हैं, लाइनो लेंथ मुख्तलिफ हो गई है।
और लाइन लेंथ इस तरह से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जो मामला था उस पर जो फैसला आया है वो भी इसकी जीती जागती मिसाल है। और दूसरा, अगर ये फैसला इस तरह का आता है और ये टोन इसी तरह का लबो लहजा ऐसा ही रहता है तो इसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को फिर सर पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मामला बड़े गंभीर हो सकते हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।